नमो नमः। आज हम महाकवि बाण भट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के बारे में अध्ययन करेंगे। कादम्बरी की ये पुस्तक है जो एम.ए. उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र काव्य, गद्य एवं पद्य में सम्मिलित है। कादम्बरी का सिर्फ एम.ए. उत्तरार्ध के लिए कथामुख भाग को ही पढ़ना है, इससे ही प्रश्न और गद्यांश पूछे जाएंगे। लेकिन ये 3 भागों में विभाजित है, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग। तो एम.ए. उत्तरार्ध में सिर्फ आपके कथामुख को ही सम्मिलित किया गया है, लेकिन सामान्य जानकारी हम तीनों की लेंगे, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग की। तो सबसे पहले हम महाकवि बाण भट्ट का सामान्य परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले महाकवि बाण भट्ट का समय क्या निर्धारित किया गया महाकवि बाण भट्ट का, है ना, स्थिति काल। तो महाकवि बाण भट्ट का जो समय है वह 7वीं सदी का, महाकवि बाण भट्ट का जो समय है वह 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग निर्धारित किया गया है। कौन सा निर्धारित किया गया है? पूर्वार्ध भाग, यानी प्रारंभिक चरण। यानी महाकवि बाण भट्ट का जो समय है वह 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए कि महाकवि बाण भट्ट का जो समय है वह 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण या उसका पूर्वार्ध भाग निर्धारित किया गया है। संस्कृत साहित्य जगत में बाण भट्ट ही सर्वप्रथम ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपना जीवन परिचय पूर्णतः प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचित हर्षचरित्र रचना के प्रारंभिक 2 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी रचना की भूमिका के श्लोक संख्या 10 से 20 तक उनका वंश परिचय प्राप्त होता है। यानी महाकवि बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित्र में और कादम्बरी में अपने वंश परिचय के बारे में हमें उनकी जानकारी मिलती है। तो उसमें महाकवि बाण भट्ट ने बताया है इनका जो जन्म है, इनका जो वंश या गोत्र है, उसको हम ये उल्लेखित मिलता है वात्स्यायन या वत्स वंश में इनका जन्म हुआ है ना। वात्स्यायन या वत्स वंश में महाकवि बाण भट्ट का जन्म माना हुआ है या माना जाता है, ऐसा इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की भूमिका में बताया है। सर्वप्रथम इन्होंने अपने वंश परिचय में बताया है कि सर्वप्रथम कुबेर नामक के एक महान विद्वान हुए। ठीक है, इन्होंने अपने पूर्वजों के संदर्भ में बताया कि कुबेर नामक के एक महान विद्वान हुए। इसको इस तरह से देख सकते हैं अपन, सर्वप्रथम कुबेर जी हुए, तो ये बता रहे कि कुबेर जी हुए। कुबेर जी के बाद पाशुपत जी, वंश परंपरा की क्रमबद्धता देखिए, कुबेर जी, कुबेर के बाद पाशुपत जी, और पाशुपत जी के अर्थपति, और अर्थपति के चित्रभानु। क्या नाम बताया? चित्रभानु। सर्वप्रथम कुबेर जी, कुबेर जी के पाशुपत जी, पाशुपति जी के अर्थपति, और अर्थपति के चित्रभानु। और चित्रभानु के पुत्र जो हुए वो कौन हुए? हमारे महाकवि बाण भट्ट। कौन हुए? महाकवि बाण भट्ट। तो यानी महाकवि बाण भट्ट का जो जन्म है वात्स्यायन वंश में हुआ, और इस वंश में पूरी भूमिका में बता रहे हैं महाकवि बाण भट्ट खुद बताते हैं कि उसमें कुबेर नामक महान विद्वान हुए, पंडित हुए। उन कुबेर जी के पाशुपत जी हुए, पाशुपत जी के अर्थपति, अर्थपति के चित्रभानु, और चित्रभानु के कौन उत्पन्न हुए? बाण भट्ट उत्पन्न हुए। यानी इनके प्रपितामह कौन माने जाते हैं? पाशुपत जी। कौन माने जाते हैं? महाकवि बाण भट्ट के जो प्रपितामह यानी दादाजी हैं वह पाशुपति जी। ठीक है ना, दादाजी के दादाजी। और पितामह कौन माने गए इनके? अर्थपति। दादाजी अर्थपति को माना गया है, और इनके पिता चित्रभानु माने गए। पिता कौन मानेंगे? चित्रभानु माने गए। ठीक है। और महाकवि बाण भट्ट की माताजी का जो नाम है वह है राजदेवी। माताजी का क्या नाम है? माताजी का जो नाम है वह है राजदेवी। क्या नाम है? राजदेवी। ठीक है ना, माताजी का नाम है राजदेवी। और महाकवि बाण भट्ट के पुत्र हुए जिनके पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, या इनको पुलिन भट्ट या पुलिन भी कहा जाता है। ठीक है, भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। इनका जो निवास स्थान है महाकवि बाण भट्ट का वह सोन, जिसको सोन नदी भी कहते हैं, है ना, सोन या सोन नदी के किनारे के पास पृथ्वीकूट नामक नगर है। पृथ्वीकूट ये बिहार के संदर्भ में माना जाता है, कुछ उधर का ही मानते हैं। तो पृथ्वीकूट नामक नगर इनका निवास स्थान माना जाता है।
तो ये स्वामी बाणभट्ट की हमने सामान्य जानकारी ली है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि महाकवि बाणभट्ट का जो जन्म है वह वात्सायन या वत्स वंश में हुआ। इस वंश में कुबेर नामक महान विद्वान हुए। कुबेर जी के पाशुपत, पाशुपति जी के अर्थपति, अर्थपति जी के चित्रबाणु, चित्रबाणु के बाणभट्ट उत्पन्न हुए। और इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट है, माता का नाम राजदेवी, और इनका निवास स्थान सोन नदी के पास पृथ्वीकूट नामक नगर है। इनके वंशज अत्यधिक अमीर थे। माता पिता का बचपन में देहावसान हो जाने के कारण देशाटन में चले गए और वहाँ पर राजा हर्षवर्धन के भाई श्री कृष्ण के माध्यम से ये राजा श्री हर्ष की सभा में पहुँचे और बहुत दिनों तक ये हर्ष की सभा को इन्होंने क्या किया, सुशोभित किया था। इतिहास में श्री हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 606 से 648 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से महाकवि बाणभट्ट का समय भी 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण स्वीकार किया जा सकता है ना। यानी हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वह 606 से 648 निर्धारित किया गया और महाकवि बाणभट्ट हर्ष के सभा को सुशोभित किया है, उनके पद को सुशोभित किया है, इसलिए इनका जो प्रारंभिक चरण 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित होता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट की वर्तमान में 2 रचनाएं वर्तमान में प्राप्त होती है, जिसमें पहली है हर्षचरितम। कौन सी है? हर्षचरितम, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया है ना। और दूसरी जो इनकी रचना है वह कादम्बरी। कौन सी रचना है? कादम्बरी। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी रचनाएं बाणभट्ट जी के द्वारा रचित मानी जाती है। ये तो प्रमुखतया रचना है ही है, इसके अलावा और भी रचनाएं मानी जाती है, जिनमें चंडी शतक, चंडी शतक जो दुर्गा की स्तुति में, इसमें 100 श्लोक है। फिर एक रचना और मानी जाती है इनकी पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़िक, मुकुट ताड़ितक, मुकुट ताड़ितक, ये रचना और मानी जाती है इनकी। इसके अलावा इनकी इन रचनाओं के अलावा पद्य कादम्बरी है जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। ठीक है ना। तो ये रचनाएं हमकी प्रमुख हमने देखी थी। चंडी शतक में इस रचना में महाकवि बाणभट्ट के द्वारा भगवती दुर्गा की स्तुति में सर्गधारा छंद में 100 पद्य लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो इन अनुप्रास में शब्द विन्यास, दीर्घ समास, क्लिष्ट श्लेष एवं जटिल वाक्य रचना का प्रयोग हुआ है। कहा जाता है कि यह रचना मयूर भट्ट कवि के द्वारा रचित सूर्य शतक की प्रतिस्पर्धा में महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित मानी जाती है। फिर दूसरी रचना जो अपन देख रहे थे पार्वती परिणय, पार्वती परिणय यह रचना पहले बाणभट्ट के द्वारा रचित मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो शोध हुए इनमें सिद्ध हुआ था कि यह नाट्य रचना वस्तुतः 15वीं शताब्दी के कवि वामन भट्ट बाण की रचना ऐसा माना जाता है। फिर अगली रचना है मुकुट ताड़ितक। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, केवल नल चंपू के टीकाकार चंडपाल और गुणय विणी गुणी के द्वारा इसका उल्लेख मात्र किया गया है। अगली एक रचना और बताई गई है इसमें पद्य कादम्बरी, पद्य कादम्बरी, ये पद्य में लिखी हुई कादम्बरी है ना। इसके बारे में भी बता रहे हैं कि पद्य कादम्बरी यह रचना भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में बाणभट्ट का एक विरह विषय पद्य उल्लेखित किया। इसी आधार पर माना जाता है कि बाणभट्ट ने पद्य में भी कादम्बरी की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। अब हम वर्तमान में जो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय हमने देखा। अब हम अध्ययन करेंगे हमारी कादम्बरी का। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित जो कादम्बरी है उसकी क्या घटना वस्तु है ना। तो कादम्बरी गद्य वेद में कथा के अंतर्गत आती है। बाणभट्ट को भी गद्य वेद में किस संदर्भ में लिया जाता है? कथा के संदर्भ में। कौन सी कथा मानी जाती है? वर्तमान शोधकर्ता के संदर्भ में इसको कथा के संदर्भ में माना जाता है। इस रचना का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इस कथा का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है? इसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। पहला है इसका कथामुख, दूसरा भाग है इसका पूर्वार्ध भाग, और तीसरा इसका भाग है उत्तरार्ध। ठीक है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ कथामुख ही पढ़ने के लिए निर्देशित कर रखा है। ठीक है ना, एमए उत्तरार्ध के लिए। तो इस बाणभट्ट की जो कादम्बरी है ये 3 भागों में विभाजित है, कथामुख, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग।
प्रमुख पात्र कौन है कादम्बरी में? तो नायक है इसका, कौन है नायक? चंद्रापीड़। कौन है नायक? चंद्रापीड़। और नायिका है इसकी, नायिका कौन है? कादम्बरी। नायिका कौन है? कादम्बरी। ठीक है। इसके अलावा इसमें उपनायक और उपनायिका भी है। पहले अब देख लेते हैं। नायक का नाम ध्यान रखना, चंद्रापीड़, और नायिका कौन सी है? कादम्बरी। दोनों का नाम याद रहेगा, नायक चंद्रापीड़, नायिका कादम्बरी। अब उपनायक और उपनायिका। उपनायक वैशंपायन। 3 जन्मों की कथा है इसमें ना, वैशंपायन, जो पुंडरीक भी है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। उपनाम है इसका, है ना, पुंडरीक। और उपनायक है ये। उपनायिका महाश्वेता। उपनायिका कौन है? महाश्वेता। ठीक है। तो नायक कौन हो गया? चंद्रापीड़। नायिका कौन है? कादम्बरी। उपनायक कौन है? वैशंपायन, जो पुंडरीक भी इसका जन्म में नाम आता है। और उपनायिका कौन है? महाश्वेता। अन्य पात्रों में देखते हैं हम, तो अन्य पात्रों में भी नाम आते हैं, जिसमें हमारे तारापीड़, सुकनाश, वृद्ध, शबर, कंपिंजल, जावाली मुनि, पत्रलेखा, विलासवती, चांडाल कन्या जो लक्ष्मी है, जो वैशंपायन की माता के नाम से पुंडरीक की माता भी है, गंधर्व, मेघनाथ, राजा शूद्रक, शुकहारित, श्वेतकेतु, इंद्रायुध जो अश्व है, वैमानिक, किन्नर युगल और द्रविड़ धार्मिक आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। मुख्य कथानक। इस रचना में चंद्रापीड़ व कादम्बरी तथा वैशंपायन यानी पुंडरीक व महाश्वेता की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। इसमें कुछ पात्रों की 3-3 जन्मों की कथा भी वर्णित है, यानी इसमें 3 जन्मों के बारे में इसकी घटना वस्तु चलती है ना। जैसे चंद्रापीड़ है, पहले अपन चंद्रापीड़ को देखते हैं। 3 पूर्व जन्मों की कथा चलती है एक साथ। चंद्रापीड़ है, जो पहले के प्रथम जन्म में क्या था? चंद्रापीड़ चंद्रमा था, है ना। और द्वितीय जन्म में ये वापिस क्या बना? चंद्रापीड़। पहले चंद्रमा था, फिर चंद्रमा क्या बना? चंद्रापीड़ बना। ठीक है, चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ फिर क्या बना? राजा शूद्रक। यानी पहले तो चंद्रापीड़ की जन्म कथा के बारे में बताया। 3 जन्म कौन कौन से? पहले चंद्रमा बना, और चंद्रमा फिर क्या बना? किसी श्राप के कारण भूतल पर आया, और वो क्या बना? राजा तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ बना। और अंत में ये क्या बना? राजा शूद्रक बना। ठीक है। तो चंद्रापीड़ का समझ में आ गया। प्रथम जन्म में चंद्रमा बना, फिर दूसरे में चंद्रापीड़, और तीसरे में राजा शूद्रक बना। अगला देखते हैं वैशंपायन के बारे में। वैशंपायन, ठीक है। वैशंपायन पहले क्या था? पुंडरीक। ठीक है। फिर बना वैशंपायन, वैशंपायन। और फिर क्या बना? शुक, तोते के रूप में बना, जो राजा शूद्रक के दरबार में आता है। ठीक है। तो वैशंपायन प्रथम में क्या था? पुंडरीक था, फिर क्या बना? वैशंपायन, है ना। और अंत में शुक बना। पुंडरीक एक ऋषि पुत्र होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले में हमारी जो चांडाल कन्या है वह लक्ष्मी है, और यही पुंडरीक की माता बनती है। इस काव्य में, इस कादम्बरी में, है ना, इस कादम्बरी में नायक व उपनायक के तो 3 जन्मों का वर्णन किया ही गया है, किंतु नायिका व उपनायिका का एक ही जन्म दर्शाया गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपनायिका है और नायिका है, यानी नायिका जो हमारी कादम्बरी और उपनायिका जो महाश्वेता है, वह इनका एक ही जन्म दिखाया गया है। यानी ये पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जो 3 जन्म होते हैं, उन 3 जन्मों में ये जीवित रहती है। 3 जन्मों के अंतर्गत इनका एक ही जन्म दर्शित है। आगे देखते हैं इसका उपजीव्य। नाटक की घटना वस्तु कहाँ से ली गई है? तो नाटक की जो घटना वस्तु, ये इस कथा की जो घटना वस्तु है, इसका जो कथानक है वह गुणाढ्य के द्वारा रचित वृत्त कथा से लिया गया। यानी जो गुणाढ्य के द्वारा रचित जो वृत्त कथा है ना, उससे यह कथा संकलित की गई है। जो कथा सरिता सागर एवं वृत्त कथा मंजरी यानी शैमेंद्र के सुमनस कथा के रूप में वर्णित है। यानी इसकी जो उपजीव्य है इस कथानक का, वह गुणाढ्य के द्वारा रचित वृत्त कथा पर आधारित है। तो हमने सामान्य परिचय पढ़ा। अगली वाली क्लास में आगे और भी इसका अध्ययन